गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रविंद्र सर एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस फॉर बिगिनर्स सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम हर इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज को विद कॉन्सेप्ट, फास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज बिगिनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज किया है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज से। इकोनॉमिक एक्टिविटी इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड टू पैंडेमिक। फिनमिन यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर मंथली रिव्यू 9.3 मिलियन जैब्स अ डे फॉर हर्ड इम्यूनिटी बाय सितंबर 30। फाइनेंस मिनिस्टर। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जैसे अगर लेट सपोज एक कंट्री है, एक पॉपुलेशन उसकी 100 है, तो जैसा कि इस केस में इन्होंने बताया कि अगर 80% लोगों को वैक्सीन लग जाएगी टोटल पूरी पॉपुलेशन में से, तो पूरी हर्ड इम्यूनिटी अराइव हो जाएगी। यानी कि इसके बाद अगर जो 20% लोग बच जाते हैं उनको वैक्सीन नहीं भी लगती है तो वो फिर भी सेफ रहेंगे वैक्सीन से, क्योंकि 80% लोगों को तक अगर जो है कोरोना वायरस पहुंचेगा ही नहीं तो वो आगे स्प्रेड नहीं होगा, तो वो चेन ब्रेक हो जाती है, तो उसकी वजह से ये मल्टीपल होता है, वैसा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा और काफी सारे लोग बच जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि 80% लोगों को अगर लग जाती है तो टोटल हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि कवर 80% एडल्ट पॉपुलेशन बाय सितंबर 30। और दूसरी बात इसमें डिस्कस करें तो इन्होंने बोला है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हर्ड इम्यूनिटी पर अराइव करने के लिए सितंबर 30 तक हमें रोज 9.3 मिलियन वैक्सीन डिलीवर करनी पड़ेगी, एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। और इन्होंने साथ ही साथ ये बताया कि क्या मेजर्स सकते हैं कि जैसे कि अभी तो ये चल नहीं रहा इतना रेट, अभी तो 3.3 मिलियन के आसपास डेली का चल रहा है और ये भी अभी तक का हाई है। तो इन्होंने कुछ मेजर्स बताए हैं कि कैसे ये हो सकता है, तो हम थोड़े से डिस्कस करते हैं। 24/7 वैक्सीनेशन एज सप्लाई राइजेस इन अगस्त टू सितंबर। तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि 24/7 वैक्सीनेशन ये लगाएंगे, ड्राइव चलाएंगे अगस्त टू सितंबर में, जब वैक्सीन की इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई। मास वैक्सीनेशन दैट मॉल्स एंड स्कूल एटसेट्रा, कि जो मॉल्स और स्कूल जब ओपन हो ही रहे हैं अभी, तो मास वैक्सीनेशन वहाँ पे कराएंगे, बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन डिलीवर करेंगे। रैम्ड अप कम्युनिकेशन टू एड्रेस वैक्सीन हेजिटेंसी, तो कि जहाँ पे वैक्सीन की अटर रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जल्दी जल्दी पहुंच सके वैक्सीन। अलर्ट्स और इंस्टेंट अपॉइंटमेंट, इंस्टेंट अपॉइंटमेंट जिसको भी लेनी पड़े, वही सेम बात है कि अलर्ट जहाँ पे इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहुंच जाए। तो ये सब जो इन्होंने मेजर बताए कुछ, ताकि हम सितंबर 30 तक हर्ड इम्यूनिटी पे अराइव कर लें। तो ये अगर हम आगे चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इसमें कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट में एक्सटेंड स्कीम फॉर जॉब क्रिएशन। तो स्कीम फॉर जॉब क्रिएशन यानी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो इस सबसे पहले रोजगार के अंदर मतलब योजना के अंदर क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात एम्प्लॉयर्स को और मतलब इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको। तो कुछ एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मतलब इन्होंने जो आप येलो बॉक्स देखते हैं इसके अंदर पूरी समरी बेस्ड होता है, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो लेट सपोज एक एम्प्लॉयर जिसने 1000 पीपल तक हायर कर रखे हैं, ये इस जो पॉलिसी है इसके अंदर रूल है। तो इसके अंदर लेट सपोज 1000, और एक हो सकता है कि 1000 से ज्यादा हायर कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर लेट सपोज 1000 से कम हायर कर रखे हैं तो गवर्नमेंट 12% प्लस 12% पीएफ। पीएफ आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड के दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक करता है एम्प्लॉयर यानी कि जो आपको सैलरी दे रहा है वही आपको जो है पीएफ देगा, और दूसरा पीएफ होता है जो एम्प्लॉय की खुद की सैलरी में से कटता है। तो क्या होता है कि ओवर द ईयर्स आपका पीएफ कटता जाता है आपकी सैलरी में से, और आपको अक्यूमुलेट करके वो रिटायरमेंट के टाइम दे देते हैं। लेट सपोज आप 60 की एज को हिट कर जाते हैं तो उसके बाद आप जो भी आपके ईयर्स होंगे तब आपको रिटायरमेंट मनी के रूप में उसी पीएफ में से कंट्रीब्यूशन और जो अपने एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर उससे मिलते रहेंगे पैसे। तो इसको आप रिटायरमेंट स्कीम की तरह समझ सकते हैं। और अगर कोई इंप्लॉयर है जो 1000 से कम पीपल को हायर करता है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 12% प्लस 12% यानी कि इंप्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों का जो है पीएफ प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में वो 1000 पीपल से ज्यादा हायर करता है तो गवर्नमेंट 12% हायर करती है, सॉरी 12% पे करती है पीएफ, और ये 12% होता है एम्प्लॉय वाला। तो ये बेसिकली एक जो इंकरेज कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हायर करो लोगों को और आप जॉब्स क्रिएट करो प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑफर्स दैट इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं फॉर क्रिएटिंग न्यू जॉब्स ताकि कंट्री के अंदर बढ़े, और स्पेशली इस टाइम जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस टाइम पे तो इसकी अटर रिक्वायरमेंट है। तो अब जो ये हमने समझ लिया कि पूरी स्कीम क्या है और यहाँ पे क्या करती है, जॉब्स क्रिएट करने के लिए ही होता है। तो अब न्यूज समझ लेते हैं। न्यूज है कि गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देगी इसको आगे तक, और जून 30 के बियॉन्ड जो है इसको एक्सटेंड करने की बात चल रही है। तो ये पूरी न्यूज की और कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस कर लिया। आरबीआई में यूज मनी मैनेजर्स टू बूस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स यील्ड। तो ये थर्ड न्यूज है। इसके अंदर सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होता है। फॉरेक्स रिजर्व अगर आपको बेसिकली पता है तो फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज होता है कोई भी करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। तो अगर इंडिया के केस में बात करें तो रुपी के अलावा, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, रुपी के अलावा कोई भी करेंसी होगी तो वो डोमेस्टिक करेंसी नहीं होगी, वो फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो अगर ऐसी कोई भी करेंसी है जिसका जो हमारे पास मतलब एक तरह से आप स्टॉक कह सकते हैं, स्टॉक पड़ा है, तो उसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का कितना रिजर्व पड़ा है। तो ऐसा फॉरेन एक्सचेंज जो इस टाइम पे सबसे हाई चल रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई चल रहा है फॉरेक्स रिजर्व हमारे इंडिया में 600 बिलियन के आसपास चल रहा है।
तो इतने जो मतलब ह्यूज अमाउंट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है ये गवर्नमेंट अपने पास रखती तो है नहीं, इन्वेस्ट करती रहती है इधर उधर ताकि उसे रिटर्न्स मिल सके, एक अच्छा मतलब इकोनॉमी को जो स्टेबल रूप से चला सके। तो इसे ही जो है मेंटेन करने के लिए और इसके रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए वो ये न्यूज़ में अब ये है कि ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को हायर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को हायर करें अपने फॉरेक्स रिजर्व को और ऐसी कई बातों को मैनेज करने के लिए। और इनमें इन्होंने जो नाम दिए इनको मनी मैनेजर्स के नाम से बोला है। खैर ये तो टर्म है बेसिकली, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और ऐसा अगर हम एक और बात समझें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो अभी फॉरेक्स रिजर्व चल रहा है वो 1/5 ऑफ द इंडिया जीडीपी के आसपास चल रहा है। तो ये बेसिकली फिगर वाली बात है कि जो 600 बिलियन चल रहा है तो इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन के आसपास चल रही है। तो 3 ट्रिलियन का मतलब होता है 3000 बिलियन, और 3000 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली 1/5 हो गया 600 बिलियन। तो उसी के आसपास हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चल रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो 600 बिलियन यहाँ पे है। और दूसरी बात हम यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात डिस्कस करते हैं लास्ट पैराग्राफ के अंदर। सम प्रोमिनेंट साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक्स हैव रिपोर्टेडली अपॉइंटेड लॉन्ग टर्म एसेट मैनेजर्स टू पार्शियली मैनेज देयर फॉरेन करेंसी फंड्स। तो ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। साउथ ईस्ट के एशियन सेंट्रल बैंक्स हैं, कुछ मतलब साउथ ईस्ट नेशंस हैं, एशियन नेशंस हैं, उसके अंदर भी सेंट्रल बैंक्स ने हायर कर रखे हैं लोग। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ पहले, अब हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, और अगर आपको आईपीओ सेंट्रिक आपको मतलब थोड़ा न्यूज़पेपर डिस्कस करना अच्छा लगता है तो इस टाइम पे वैसे भी आईपीओ बहुत अच्छे चल रहे हैं और ये काफी अच्छी न्यूज़ है इसके अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं अदानी ग्रुप प्लान्स टू हाइव ऑफ एयरपोर्ट बिजनेसेस लॉन्च आईपीओ। तो अदानी ग्रुप सबसे पहले समझ लेते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी कि जैसे अदानी ग्रुप है तो उसके अंदर लेट्स सपोज 10 कंपनीज हो सकती हैं अलग अलग, और उन कंपनीज को एज अ यूनिट रेफर किया जाता है। तो हालांकि वो एक अलग कंपनी है, उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, कोई नहीं है, और कोई जैसे मतलब कि कोई पार्टनरशिप है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी कि जीओसी बोलते हैं, और उसके अंदर एक यूनिट की तरह एक कंपनी को रेफर किया जाता है। तो ऐसी एक यूनिट अदानी ग्रुप के अंदर है एयरपोर्ट बिजनेस। जैसा कि अभी आपने सुना भी होगा, कुछ न्यूज में भी आया था कि उन्होंने कुछ टाइम के लिए लखनऊ वाले पोर्ट के अपने जो मतलब उनके फेयर्स हैं वो हाई कर दिए थे, वापस से लो कर दिए। उसके बाद क्या है कि अब जो एयरपोर्ट का बिजनेस है, अदानी एयरपोर्ट आप बोल सकते हैं, वो आईपीओ हिट करने का प्लान कर रहे हैं, और ये इंडिया का काफी बड़ा आईपीओ हो सकता है। इसके अंदर इनकी वैल्यूएशन करीब 25,500 टू 29,000 करोड़ के आसपास चल रही है। और इसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, तो 3.5 से लेकर 4 बिलियन डॉलर्स में आप इसको मान सकते हैं। तो ये पूरी सी न्यूज़ है। और पेटीएम का आईपीओ अगर आपने पता होगा तो पेटीएम 3 बिलियन के वैल्यूएशन पे आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, तो ये भी उससे काफी बड़ा आईपीओ हो सकता है। और इसके अंदर ये अभी अभी इसका कुछ भी हुआ नहीं है, मतलब इसके अंदर अभी कोई भी फाइलिंग नहीं हुई है डीएचआरपी की, पर ये एक प्रपोजल है। और दूसरी बात, जो अदानी ग्रुप का पूरा डेट है वो 1.47 लाख करोड़ है। उसके अंदर से अदानी जो एयरपोर्ट्स हैं उसके अंदर बहुत ही कम डेट है, 41,000 करोड़। तो 41,000 करोड़ वैसे तो एक बड़ी फिगर लगती है, सीधी सी बात है, बट ये बहुत ही कम डेट होता है एयरपोर्ट्स और अदानी एयरपोर्ट जैसी कंपनी के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी के अंदर डेट कम है और इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखी है। दूसरी बात, प्लान्स टू रेज कैपेक्स ऑफ अबाउट 12,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2020, तो 2022 सॉरी। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर वो केपेक्स केपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था अपनी वीडियो में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो फिर से कर लेते हैं एक बार, कि वो ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपका असेट बढ़े या फिर लायबिलिटी कम हो। तो दूसरा एक्सपेंडिचर हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हो सकता है कि आपका असेट ना बढ़े, साथ ही साथ लायबिलिटी भी कम ना हो रही हो। तो दोनों बातें अगर नहीं हो रही होंगी तो वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। असेट इंक्रीज कर रहा होगा या लायबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी, और वाली बात है दोनों में से कोई एक, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अदानी एयरपोर्ट्स अपना प्लान कर रहे हैं कि वो 12,000 करोड़ से भी ऊपर लेके जाएंगे। तो आगे चलते हैं, ये न्यूज़ पे ईटी इंटरव्यू का सेक्शन है। इसके अंदर मतलब बेसिकली ईटी अपना प्राइवेट इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं अपने जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर। इंडिया रिमेन्स, तो ये सबसे पहले इंटरव्यू है पुनीत रंजन का। डिलॉइट आपको पता होगा एक अकाउंटिंग फर्म है, जैसे केपीएमजी है, और दूसरी हो सकती है आपको ईवाई पता होगा। तो ऐसी जो फर्म है उसके एक जो कंपटीटर फर्म है वो डिलॉइट है। इसके अंदर जो इनके सीईओ का ये आर्टिकल है और बेसिकली इंटरव्यू है, इंडिया रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट। तो इंडिया को एज अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट वो सीख कर रहे हैं और काफी सारे पैसे जो इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली छोटी सी न्यूज़ है, बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ है। तो इसके अंदर अगर आप और चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसका जो पूरा इंटरव्यू है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है पेज नंबर 6 पर। और इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस इसके आगे नहीं है। बेसिकली इन्होंने बताया कि कुछ रीजंस दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि द टैलेंट पूल, द डेमोग्राफिक्स, द कंज्यूमर बेस, द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, कि बेसिकली ये रीजंस हैं कि ऐसा क्यों मानते हैं कि इंडिया एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट की जो जगह है वो है। दूसरा डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, व्हेन देयर इज फियर देयर शुड बी नो फियर। तो इसके अंदर ये है कि जो कुछ कंपनीज हैं वो वैक्सीनेशन अगर आपने करा रखा है तो आपको डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। तो इसके अंदर इन्होंने कुछ नाम दिए हैं, जैसे ईटरीज, पब्स, कैब एग्रीगेट्स एक्सेट्रा, कुछ कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ कंपनीज के नाम दिए, जैसे मैकडोनल्ड्स है और बियर कैफे है, ऐसे ऐसे कुछ जो है अवेन्यूज हैं, ईटर्स हैं, और इन्होंने क्या किया है, और पब्स एक्सेट्रा है। तो इसके अंदर अगर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपना सबमिट करते हैं, दिखाते हैं, तो आपको क्या होता है, डिस्काउंट और ऑफर्स मिलते हैं, 20% ऑफ और 1+1 का ऑफर एक्सेट्रा, ऐसे ऑफर्स मिलते हैं।
और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, जैसे बियर कैफे है, ये एक अल्कोहलिक बेवरेज है वैसे तो, बट इसके अंदर क्या है कि इन्होंने ऑफर दिया है कि 10% डिस्काउंट देंगे अगर फर्स्ट आपने वैक्सीन लगवाई है तो, और 20% डिस्काउंट देंगे अगर आपने सेकंड वैक्सीन लगाई है। तो इतने डिस्काउंट के लिए लोग वैक्सीन लगवाएंगे और ये बेसिकली काफी अच्छी बात है, बट साथ ही साथ ये वैक्सीनेशन की ड्राइव को मजबूत कर रहे हैं। तो दैट्स इट, हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर का पेज कवर्ड है और इसे आगे डिस्कस करेंगे। इसके आगे कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसके अंदर 2 पेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसको हम जनरली अवॉइड करते हैं, और अगर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ होती है तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम ये छोटी सी जो न्यूज़ है इसके अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ नहीं है बेसिकली, यहाँ पे ये है कि जो मिनिस्टर है वो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं उन्होंने, मतलब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, जितिन प्रसाद उनका नाम है। तो ऐसी सी न्यूज़ इसके अंदर होती है, इसको कवर करने का कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, और अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक सी न्यूज़ होती है। तो अगर आप स्टार्ट करें न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपको पता होना चाहिए पीयूष गोयल के बारे में, कि कुछ दिनों से न्यूज़ में तो नहीं आ रहे, बट ये जो है कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है हमारी इंडिया के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक नाम है, मतलब आपको पता होना है, डिस्कस कर लिया। आगे चले तो 2 सेक्शन हम स्किप करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, प्योर पॉलिटिक्स के 2 सेक्शन है। इससे आगे चलते हैं कंपनीज पर्स्यू ऑफ प्रॉफिट के अंदर बहुत ही एक अच्छे पेटीएम की यूनिट से रिलेटेड आर्टिकल है, मैंने आपको कुछ लिख भी रखा है और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पेटीएम, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया अदानी ग्रुप के साथ भी, कि यूनिट ऑफ कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी क्या होता है। तो पेटीएम की एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसके अंदर काफी सारी कंपनी है, जैसा कि आपको कुछ तो पता ही होंगी, जैसे कि पेटीएम बैंक है, पेटीएम वॉलेट वाली कंपनी है। ऐसे ही 2 कंपनीज और हैं जो इस न्यूज़ के अंदर डिस्कस हो रखी हैं, जैसे कि पेटीएम एंटरटेनमेंट वो है, जैसे कि उनका ऐप है, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप वो, और पेटीएम फर्स्ट गेम्स, पेटीएम गेम्स ऐप है जिसके अंदर काफी सारे गेम्स हैं, उसके अंदर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो वो पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ऐप है, और ये 2 ऐप्स यानी कि बेसिकली 2 कंपनीज है, 2 यूनिट्स हैं। मैंने आपको बताया था यूनिट्स क्या क्या रेफर करते हैं, तो यूनिट्स को इन्होंने डिस्कस किया है इस न्यूज़ के अंदर। तो क्या हुआ है कि पेटीएम एंटरटेनमेंट कंपनी के पास सरप्लस फंड्स थे और फर्स्ट गेम कंपनी को रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने 80 करोड़ का लोन दिया है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंपनीज के अंदर होता रहता है कि लोन आपस में देते रहते हैं, रीपे करते रहते हैं, एक्सेट्रा। तो उसके अंदर क्या होता है कि अब एनबीएफसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनबीएफसी की फुल फॉर्म होती है सबसे पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो यानी कि यहाँ पे बता देता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इसके अंदर एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि जो मनी मैटर्स में डील करती है, यानी कि जैसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना, डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करना, एक्सेट्रा, वो उनका मेन काम है। बट वो बैंकिंग नहीं करते, यानी कि बैंकिंग के लिए 2 चीजें होती हैं, कि अगर आप 2 चीजें होती है, मैं आपको दोनों बताता हूँ, कि लोन लैंड करते हो और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हो। तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों या कोई भी काम करे, बट वो फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि फाइनेंशियल चीजों में डील करती है। तो दूसरी बात, अब एनबीएफसी के टैग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस करते हैं, जो न्यूज़ के अंदर भी है, यहाँ पे वो पूरा जो है, पर मैं आपको जो इजी भाषा में बताता हूँ। इसके अंदर एनबीएफसी का अगर आपको टैग चाहिए तो आपके 50% ऑफ द 50%, 2 बातें हैं, टोटल एसेट्स प्लस इनकम आपके, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया ये, और इनकम लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। 50% ऑफ द टोटल एसेट्स एंड इनकम आपकी आनी चाहिए फाइनेंशियल एसेट्स से, फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि आपके टोटल एसेट्स, लेट्स सपोज एक कंपनी है जिसको एनबीएफसी का टैग चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करेगी, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, कोई डिवेंचर के अंदर अपना शेयर खरीद लिया, मतलब डिवेंचर्स खरीद लिए, और दूसरी बात बॉन्ड्स खरीद लिए। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म भी होते हैं, जैसे कि कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल और एसेट्रा हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल हो सकता है। तो ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज कर लिया, और उनके टोटल एसेट्स में 50% ऑफ द एसेट्स यही है, टोटल अपना जो लिक्विडेटेड एसेट्स हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसे यही टोटल एसेट्स हैं उनकी 50% ऑफ द टोटल। और साथ ही साथ उनकी जितनी भी इनकम जनरेट होती है, लेट्स सपोज अगर 100 इनकम जनरेट होती है, तो 50 जो इनकम है वो ऐसे ही एसेट से, और ऐसे ही जो मतलब जो एसेट्स हैं फाइनेंशियल एसेट्स, उन्हीं से जनरेट होती है। तो ऐसा अगर होता है तो वो कंपनी को एनबीएफसी का टैग मिल जाता है। तो क्या हुआ कि जब एंटरटेनमेंट वाली कंपनी ने 80 करोड़ का लोन दिया फाइनेंशियल फर्स्ट गेम्स वाली कंपनी को, तो उनको एनबीएफसी का टैग मिल गया, क्योंकि कोइंसिडेंटली उनका ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो गए। तो ये बेसिकली ये चाह नहीं रहे थे, तो इसके आगे ये न्यूज़ है कि जो पेटीएम है वो अक्यूज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम ये चाह नहीं रहे थे, और इसको हम जो रिकवर करने के लिए, चेंज करने के लिए वापस से काम करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूज़ है, टेलीकॉम ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स फोकस ऑन एसएमई। तो टेलीकम्युनिकेशन जैसे कि कंपनी होती है, जैसे कि एयरटेल, जियो, ब्रॉडबैंड सर्विस होती है, जैसे कि टाटा की जो सर्विसेज आती हैं वो नेट से रिलेटेड होती हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो कंपनीज हैं वो सीख कर रही हैं एमएसएमईज को। एमएसएमईज का डिटेल में मीनिंग डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, सब कुछ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एसएमईज। एसएमईज का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो छोटी कंपनीज होती हैं और मीडियम कंपनीज होती हैं। तो वो छोटी और मीडियम किस बेसिस पे है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वो अच्छे से डिस्कस करेंगी। और अभी हम अब मान लें कि छोटी और मीडियम साइज की कंपनीज हैं वो, साथ ही साथ यहाँ पे एमएसएमईज लिखा है। एमएसएमईज का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उसके अंदर टेलीकॉम कंपनीज अपना सीख कर रही हैं कि अभी अभी जो करंट सिनेरियो है, और हो सकता है वो हम दोनों बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी के टाइम पे 10% ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन का रेवेन्यू ऐसे ही एंटरप्राइजेस से आता है, जैसे कि स्मॉल, माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस से। अब वो सीख कर रहे हैं कि 20 to 30% जो है वो अपना ग्रो कर ले रेवेन्यू, और इस पॉइंट पर ले आए अपने 20 to 30% ऑफ द रेवेन्यू उनका यहाँ से आ रहा हो। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने पूरे आर्टिकल में न्यूज जो है पूरे रीजंस दिए कि क्यों ऐसा चाह रहे हो।
तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे हम किसी जो एंटरप्राइज है, जैसे कि लेट्स सपोज एक एंटरप्राइज है, उसको हम किस बेसिस पे मीडियम कहेंगे, किस बेसिस पे स्मॉल कहेंगे और किस बेसिस पे माइक्रो कहेंगे। तो यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। दो बातें हैं, सबसे पहली बात असेट्स और इन्वेस्टमेंट, दूसरी बात टर्नओवर या इजी भाषा में सेल्स। तो एक माइक्रो जो एंटरप्राइज है उसके अंदर सबसे छोटा एंटरप्राइज होता है माइक्रो। तो माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर असेट्स होने चाहिए 1 करोड़ से कम वर्थ के, दूसरी बात उनका टोटल टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ से कम वर्थ का। अब हम आगे चलें तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के अंदर जो उनके टोटल असेट्स हैं वो होने चाहिए 1 से 10 करोड़ और उनका टोटल टर्नओवर होना चाहिए लेस देन 50 करोड़, यानी कि 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़। दूसरी बात अगर हम मीडियम पे चलें तो मीडियम के अंदर क्राइटेरिया 10 करोड़ टू 20 करोड़ फॉर असेट्स एंड लेस देन 100 करोड़ फॉर टर्नओवर, यानी कि 50 करोड़ टू 100 करोड़ हो सकता है रेवेन्यू। तो ये पूरी न्यूज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको जानना बहुत जरूरी है। और मैंने ये अभी पहले नहीं बताया क्योंकि आज ही जो मतलब बेसिकली 1-2 दिन पहले ही रिवाइज होकर आए हैं नई वैल्यूज, क्योंकि एज जो मतलब इकोनॉमी ग्रो करती जाती है तो ये जो लिमिट्स हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। तो ये अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको चाहते हैं तो मैं ग्रुप के अंदर भी सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो आगे चलते हैं, वो सब पूरा बेसिकली आर्टिकल यहाँ पे जो है ऐड है। और इसके अगर हम ईटीआर मार्केट्स के सेक्शन को डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर बहुत ही जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और इसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड अगर आपको जानना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेप्थ के अंदर वाइडन करना है तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसके आगे चलें, इंडाइसेस गिव अप न्यू हाइज ऑन लेट सेल ऑफ। तो इसके अंदर ये इंडाइसेस की बात करिए, निफ्टी और सेंसेक्स, इसके अंदर एक डिटेल एपिसोड आने वाला है। इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ कंपनीज का और स्टॉक्स का एग्जांपल दिया है कि किन एग्जांपल्स ने, यानी कि किन स्टॉक्स ने गेन किया है और किन स्टॉक्स ने लूज किया है। तो बेसिकली वैल्यू के बेसिस पे होता है कि अगर वैल्यू ओपनिंग कम होती है, ओपनिंग कम होती है और क्लोजिंग ज्यादा होती है तो वो गेनर्स होते हैं, और क्लोजिंग ज्यादा होती है और क्लोजिंग कम होती है और ओपनिंग ज्यादा होती है तो वो होते हैं गेन लूजर्स। तो उसके अंदर क्या है, बेसिकली ये इजी सी बात है, बेसिक सी बात है कि अगर ज्यादा पे बड़ा स्टॉक खुला और कम पे लूज हुआ तो वो एक जो नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। तो इसके आगे चलिए निफ्टी और सेंसेक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये है कि निफ्टी और सेंसेक्स काफी टाइम से बढ़ ही जा रहे थे। तो कल काफी टाइम पे, अब कुछ लोग कह रहे हैं 8 महीने के अंदर एक अच्छा डाउनफॉल आया जो अच्छा है, मतलब पॉजिटिव मार्केट है के लिए अच्छा है। तो निफ्टी और सेंसेक्स कल पहली बार गिरे हैं, और कितना गिरे हैं, 0.67% और 0.64%। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है जिस हिसाब से वो बढ़ रहे थे अब तक, उसके हिसाब से। Flows into equity funds hit 14-month high as D-State rally draws investors। तो इसके अंदर D-State का मतलब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। D-State का मतलब है दलाल स्टेट। तो इसके अंदर ये बेसिकली रेफर कर रहे हैं पूरे स्टॉक मार्केट को। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो इक्विटी फंड्स हैं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, और इक्विटी फंड्स के अंदर रिस्क ज्यादा होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, रिस्क ज्यादा और रिटर्न ज्यादा। तो ये ऑल टाइम हाई 14 मंथ हाई हो रहा है अभी इस टाइम पर। और आपको पता ही होगा यहाँ पे इन्होंने डेटा सपोर्ट करने के लिए दिया है कि कितने करोड़ से और कितनी जो परसेंटेज फिगर चेंज है वो हुआ है इक्विटी फंड्स के अंदर। तो आगे बहुत बेसिक सी न्यूज़ है। इसके अंदर ये एक और आर्टिकल है रेजिडेंट मास्टरमाइंड। इसके अंदर ही कोई कॉन्सेप्ट बेस नहीं है, बट फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये पढ़ लो, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट कुछ टर्म्स हैं जिससे अगर आप जितना फैमिलियर रहेंगे, जैसे कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केट बोर्ड रूम, डू वी हैव अ सीटीएमओ, सीएमटीओ, तो ऐसी ऐसी जो टर्म्स है उसके अंदर आप फैमिलियर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये जो बेसिकली जो 6 यहाँ पे जो पर्सन ने बोला हुआ है उनके कोड्स हैं, ये आप जरूर पढ़ लें। तो इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे आईपीओ रश 6 कंपनी सीक टू रेज ओवर 10K करोड़। तो यहाँ पे कुछ लोग भी ऐसी बात ही बोल रहे हैं कि आईपीओ का एज चल रहा है इस टाइम, इस एज को कई लोग आईपीओ एज रेफर कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसी एक समरी इन्होंने प्रेजेंट की है कि कुछ कंपनीज 6 कंपनीज सीख कर रही हैं रेज ओवर 10K करोड़। बेसिकली यहाँ पे दो इन्होंने सेक्शन बनाए हैं कि आईपीओ जिन कंपनीज का नेक्स्ट मंथ के अंदर आ जाएगा, दूसरी बात डीएचआरपी जिन कंपनीज ने फाइल करती है। डीएचआरपी हमने 8 जून वाली वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, और डीएचआरपी का शॉर्ट में डिस्कस करें तो इसका मीनिंग होता है डेड रेडिंग हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये तो इसके अंदर आप जो है ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है आईपीओ हिट करने के लिए। तो ये जो कंपनी है इनका भी आईपीओ आ जाएगा 2-3 महीने के अंदर, और ये कंपनी से इनका आईपीओ आ जाएगा 1 महीने के अंदर। तो ये बेसिकली पूरी जो आर्टिकल है वो है, और इसके साथ इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है एज यूजुअल। और यहाँ पे हम बात करें तो एलआईसी चीफ टर्म एक्सटेंडेड टू शेफर्ड लार्जेस्ट आईपीओ। तो इसके अंदर क्या है कि एलआईसी की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इनका टर्म बढ़ चुका है, बेसिकली इनका रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको प्रपोजल दिया है कि ये अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करें और अपनी टर्म को आगे भी सर्व करें। तो इसके अंदर क्या है कि ये अपना एलआईसी जो आईपीओ हिट कर रहा है, इसीलिए इन्होंने जो इसको बनाया, ये बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं काफी टाइम से एलआईसी कंपनी को, और उम्मीद है कि ये आगे आईपीओ के टाइम पे भी हिट करेंगे। तो दूसरी बात इसके अंदर ये है कि एलआईसी एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट आईपीओ हिट करती है तो उसका एक मीनिंग ये है कि वो डिसइन्वेस्ट कर रही है उस जो गवर्नमेंट है उसके अंदर। तो ये बेसिकली बात है, और इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने कुछ डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट भी बताया, और उसको आईपीओ से कैसे मीट कर रही है गवर्नमेंट। तो आगे डिस्कस करते हैं। ये इसके आगे कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं है ज्यादा, तो हम थोड़ा स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारा पूरा ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर कवर्ड है, इसके अलावा कोई अच्छी सी न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ है कि जोमेटो एलिवेट्स चोपड़ा एज को-फाउंडर। तो चोपड़ा की पूरा नाम आकृति चोपड़ा, तो एज अ को-फाउंडर जोमेटो ने अपना जो प्रेजेंट किया है। जोमेटो का आईपीओ भी आने वाला है कुछ ही महीनों में। तो ये पूरी न्यूज़ है, और इसके अंदर आपको पता होगा बेसिक न्यूज़ है और पढ़ सकते हैं। और ये एक और न्यूज़ है कि सहवाग और क्रिकेटर्स है, इसके अंदर इन्होंने एक कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया क्रिकुरु क्रिकेट सिखाने के लिए।
तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो और अगर आप उसके अंदर क्रिकेट सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। तो आगे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज पे। एडिटोरियल सेक्शन है, 2 एडिटोरियल इसके अंदर आए हैं और अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि ये बेस्ट वे नहीं है। इसको आप अगर आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ सोशल ट्रेंड्स का सेक्शन है, 80 पनाके का सेक्शन है इसके बाद। तो इसके अंदर अगर आप चाहें तो जैसे कुछ गेम्स हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें सोशल ट्रेंड से रिलेटेड होता है, ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा होता है, जैसे कि अगर आप, ये बहुत ही बेसिक सी बात होती है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। तो आगे चलते हैं। इसका जो हमारा, तो हमारा न्यूज़पेपर बेसिकली कवर्ड है पूरा, और एज यूजुअल मैं जो उसकी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप और जरूर ज्वाइन कर लें। कल हमारे जो है 100 सब्सक्राइबर्स हिट हो गए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमने जो है कुछ पोस्ट डिस्कस किए थे, कुछ जो आर्टिकल्स वो डिस्कस किए थे कल भी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।